हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर रिबेल्स एंड द राज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। सो जो 1857 का रिवॉल्ट है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमको बताई गई हैं इस चैप्टर में। एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेदर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग, हम सभी को इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज who was the last Mughal emperor? So last Mughal emperor was Bahadur Shah Zafar. ठीक है। Second question is who started doctrine of lapse? तो it was started by Lord Dalhousie. Next question is who was Nawab of Awadh when it was captured in 1850 AD? ठीक है, तो जब 1850 में अवध को कैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब उसका नवाब कौन था? तो करेक्ट आंसर इज नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who led the revolt of 1857 in कानपुर? तो कानपुर में रिवॉल्ट की लीडरशिप किसके पास में थी? सो द करेक्ट आंसर इज नाना साहेब, हु वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन अवध? तो अवध में लीडर कौन था? तो इट वाज बेगम हजरत महल एंड उनके बेटे ब्रिजेश कद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? सो एज वी विल सी इन द अपकमिंग क्वेश्चन, जो 1857 का रिजल्ट हुआ था उसके काफी सारे रीजंस थे, बट जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था? तो दैट इज द इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। जैसा कि हमको पता चला था कि जो कार्ट्रिजेस हैं उनमें काउज और पिग्स का फैट लगा हुआ है, एंड यही जो है एक इमीडिएट कॉज बना था, इमीडिएट रीजन बना था फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कैसे बना था ये हम अभी फर्दर अपकमिंग क्वेश्चंस में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट अवध इज जस्ट लाइक अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे? सो ये स्टेटमेंट किसका था? तो आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। Next question is name the major centers of the revolt of 1857. So the answer is मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, etc. ये कुछ मेजर सेंटर्स थे 1857 के रिवॉल्ट के। Next question is who painted in memoriam? So it is one painting related to the revolt of 1857 and इसको पेंट किसने किया? तो the answer is जोसेफ नोएल पैटर्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द म्यूटिनी ऑफ 1857? तो इमीडिएट कॉज क्या था? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था द इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ठीक है। सो व्हाट वाज द होल इशू? लेट अस सी इन दिस आंसर। देखो 1857 में जो है सोल्जर्स को नई कार्ट्रिजेस दी गई थी जिनमें जो है काउज और पिग्स के फैट की कोटिंग करी गई थी। ठीक है। एंड जो सोल्जर्स हैं उनको अपने मुंह से उसको पील करना पड़ता था बिफोर यूजिंग इट। ठीक, बट ये जो चीज़ है ये इनके कास्ट और रिलीजन को करप्ट करती थी। कैसे करती थी? तो देखो हिंदूज जो है वो काउ को भगवान का दर्जा देते हैं, इट इज गॉड टू देम। ठीक है। एंड उनका फैट ऐसे मुंह में दैट करप्टेड देयर रिलीजन। एंड जो मुस्लिम्स हैं वो पिग्स को बहुत ही ज्यादा अपवित्र मानते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है मुस्लिम्स भी फ्यूरियस हो गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Therefore, the Hindus and the Muslim soldiers refused to use these cartridges. They revolted against the British to preserve their faith. अपना जो फेथ है, अपना जो धर्म है उसको बचाने के लिए उन्होंने इनके खिलाफ में रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। And this was the immediate cause for the mutiny of 1857. Okay, I hope this is clear. जो cartridges थी उनमें जो है काउ और पिग के फैट की कोटिंग करी गई थी। एंड द थिंग वाज कि उनको यूज करने से पहले हमको जो है मुंह से पील आउट करना होता था उनको, देन ओनली वी कैन यूज इट। एंड इससे क्या होता, जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं उनका रिलीजन करप्ट होता है, एंड दैट इज द रीजन कि उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक्वायर्ड लेजिटिमेसी? तो लेजिटिमेसी मीन्स कि इस रिवॉल्ट को जो है लीडरशिप कैसे मिली, इसको एक्सेप्ट कैसे किया गया, व्हाट वर द रीजंस कि इसको रिकॉग्निशन मिला, इस रिवॉल्ट को रिकॉग्निशन मिला? सो द आंसर इज मुगल एम्परर बहादुर शाह एक्सेप्टेड टू बिकम द लीडर ऑफ रिवॉल्ट। जो बहादुर शाह हैं उनसे रिक्वेस्ट करी गई थी कि वो इसको लीडरशिप दें, एंड ही एक्सेप्टेड दैट। ठीक है। देन जो है रिवॉल्ट को कैरी किया गया उनके नाम, ही वॉज द मुगल एम्परर, राइट? तो उनकी जो है एक रिकॉग्निशन थी, ही गेव द वैलिडिटी ऑफ दिस रिवॉल्ट, एंड इन दिस वे रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक्वायर्ड लेजिटिमेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबेल सिपॉइज began their actions with any signal. Give any two signals in this regard. तो जो रिबेल होता था, जो एक्शंस लेते थे सोल्जर्स, वो एक किसी सिग्नल पे लेते थे। ठीक है।
तो आपको यहाँ पर दो सिग्नल्स के एग्जाम्पल देने हैं। तो नंबर फर्स्ट इज एट मैनी प्लेसेस इट वॉज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन। तो कई जगहों पर क्या होता था, इवनिंग में गन को फायर कर दिया जाता था, जिससे कि उनको सिग्नल मिल जाता था कि नाउ दे हैव टू स्टार्ट देयर एक्शंस, राइट। एंड सेकेंड वन वाज एट फ्यू प्लेसेस दिस सिग्नल वाज द साउंडिंग ऑफ द बगल। तो बगल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसका साउंड कर देते थे, जो कि एक सिग्नल देता था। सो दीज आर द टू वेज जिनसे उनको सिग्नल मिल जाते थे सिपॉइज को कि उन्हें अपने एक्शन स्टार्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। तो जो अवध की टेरिटरी थी उसको एक्वायर करना, उसको अपने कब्जे में करने का इतना ज्यादा उत्सुकता क्यों हो रही थी ब्रिटिशर्स को? व्हाई डिड दे वांटेड टू मच कि उनको जो है अवध की टेरिटरी अपने अंडर लेनी ही लेनी है? तो सबसे पहला रीजन ये है, द ब्रिटिशर्स फेल्ट दैट द सॉइल ऑफ अवध वाज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड कॉटन। तो पहला तो यही है कि वो अपने कल्टीवेशन वाला जो पर्सपेक्टिव है वो देख रहे थे कि यहाँ की सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है एंड यहाँ पर दे कैन ग्रो इंडिगो एंड कॉटन, ठीक है। सेकेंडली दे ऑल्सो थॉट दैट दिस स्टेट कुड बी डेवलप्ड इनटू अ प्रिंसिपल मार्केट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो उनको एक स्कोप भी दिख रहा था कि इस स्टेट को वो एक प्रिंसिपल मार्केट की तरह डेवलप कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया में। सो दीज आर द टू रीजंस जिस वजह से ब्रिटिशर्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 वेज इन विच तालुकदार्स ऑफ अवध वर अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी। तो ब्रिटिश की पॉलिसी से तालुकदार्स कैसे अफेक्ट हुए, दैट यू हैव टू टेल। तो द आंसर इज द तालुकदार्स ऑफ अवध फेल्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी इन द फॉलोइंग वेज। ए, द फोर्ट्स एंड castles ऑफ द तालुकदार्स वर डिमोलिश्ड एंड देयर आर्म्ड फोर्सेस वर डिसबैंडेड। तो जो भी उनके फोर्ट्स थे, जो भी उनके कैसल्स थे तालुकदार्स के, उनको जो है नष्ट कर दिया गया। उसके अलावा जो सोल्जर्स थे, जो आर्म्ड फोर्सेस थे, उनको भी खत्म कर दिया गया, डिसबैंडन कर दिया गया। सेकेंडली दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स अंडर समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। मैनी तालुकदार्स लॉस्ट इवन मोर देन हाफ द विलेजेस अंडर देयर कंट्रोल। सो जो तालुकदार्स है उनकी लैंड भी उनसे छीन ली गई थी, उनकी लैंड भी उनके पास में नहीं रह गई थी। एंड क्यों नहीं रह गई थी? तो द रीजन इज समरी सेटलमेंट। नाउ व्हाट इज समरी सेटलमेंट, दैट आई विल नॉट टेल यू, यू गाइज कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग बताएंगे समरी सेटलमेंट क्या है, ठीक है। सो कई सारे तालुकदार्स के साथ में तो ऐसा हुआ था कि उनका जो मोर देन हाफ विलेज है वही उनके कंट्रोल में नहीं रह गया था। बेसिकली उनका जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से छीनने की कोशिश करी गई थी। थर्ड रीजन इज देयर फ्रीडम वॉज स्नैच्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ पावर एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द लैंड, ठीक है। तो पहले तालुकदार्स के पास में बहुत बहुत जमीन होती थी, तो उनकी एक रिस्पेक्ट थी, उनका एक ऑरा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब उनके पास में लैंड नहीं रह गई है, जमीन नहीं रह गई है, तो अब उनके लिए उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं रह गई है लोगों में, एंड साथ ही उनकी जो पावर थी वो भी कम हो गई, ठीक है। दे लॉस्ट इट एज वेल। एंड नेक्स्ट हो जाएगा, द डिमांड ऑफ रेवेन्यू वॉज डबल्ड, इट जनरेटेड अ सेंस ऑफ एंगर अमंग तालुकदार्स। सो जो रेवेन्यू की डिमांड थी उसको भी डबल कर दिया गया। इस वजह से भी जो तालुकदार्स हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा, उनमें काफी ज्यादा जो है एंगर भर गया था। सो दीज आर फ्यू वेज जिस तरह से ब्रिटिश पॉलिसी ने तालुकदार्स को इफेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द व्हाइट ऑफिसर्स मेक इट अ पॉइंट ड्यूरिंग द 1820 टिल 1840 टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिपॉइज। सो इस आंसर में हमको बेसिकली ये बताना है कि किस टाइप के रिलेशंस रहे होंगे ब्रिटिशर्स के ड्यूरिंग द 1820s टिल 1840s, एंड उसके बाद में किस तरह से उनका बिहेवियर चेंज हो गया। सो वी विल टेल द कंप्लीट थिंग। लेट अस सी द आंसर। During the years preceding the uprising of 1857, the relationship of the sepoys with their British officials underwent significant change. हमको यहाँ पर important major change देखने को मिलता है। तो in the decade of 1820, British officers stressed on maintaining friendly relations with the sepoys. तो स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है 1820 के डिकेड में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, वो फ्रेंडली रिलेशंस रखते हैं इंडियन सिपॉइज के साथ में। जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली पेश आते हैं। दे वुड इवन टेक पार्ट इन देयर लेजर एक्टिविटीज, रेसल विद देम, फेंस विद देम एंड वेंट आउट हॉकिंग विद देम। तो इन एक्टिविटीज से हमको पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के रहते थे विद द इंडियन सिपॉइज। उनके साथ में जो है रेसलिंग करना, फेंस करना है ना, ये सारी चीज़ें वो दिखाती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे। सम ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर फ्लुएंट इन स्पीकिंग हिंदुस्तानी एंड वर फेमिलियर विद लोकल कस्टम्स एंड कल्चर। These officers had strictness and love of parents in them.
ठीक है। तो कुछ ऑफिसर्स में हमको देखने को मिलता है कि उनको हिंदी भी अच्छे से आती है बोलनी, एंड उनको काफी ज्यादा नॉलेज है जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कस्टम्स है, उनके बारे में। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड पे हमको देखने को मिलता है जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनकी इमेज कुछ पेरेंट्स टाइप की है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स टाइप की, जो कि अपने बच्चों के लिए प्यार भी रखते हैं ना, फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। बट जो है ये सिचुएशन बदल जाती है आफ्टर द डिकेड ऑफ 1840। A sense of superiority began to develop among the officers and they started treating the Indian sepoys as their racial inferiors। ठीक है। तो 1840 के बाद में हमको देखने को मिलता है जो ब्रिटिशर्स हैं उनमें एक सुपीरियरिटी दिखाई देती है, वो खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं एंड इंडियंस को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनमें जो है रेशियल इन्फीरियर्स आ जाते हैं। दे हार्डली केयर अबाउट देयर सेंटिमेंट्स। Abuse and physical violence became very common, which increased the distance between sepoys and their officers। तो अब हमको क्या देखने को मिलता है, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो इंडियंस के सेंटिमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, और जो एब्यूज है, फिजिकल वायलेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया, जिसकी वजह से जो इंडियन सिपॉयज हैं और ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं इन दोनों में जो है डिस्टेंस बढ़ने लगा। द प्लेस ऑफ ट्रस्ट वॉज टेकन बाय सस्पिशन। जो भरोसा था पहले इंडियंस को ब्रिटिशर्स पर, वो अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया, वो एक सस्पिशन में टर्न हो गया, उनको जो है उन पर शक होने लगा। The episode of the greased cartridges was a classic example of this thing। तो जो greased cartridges वाला इशू आया, ये एक एग्जाम्पल बनता है इस बात का कि पहले उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा था ब्रिटिशर्स पर, बट अब इट वॉज नॉट एनी मोर। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी गेट टू नो स्टार्टिंग में कितना फ्रेंडली रिलेशन था ब्रिटिशर्स का, एंड लेटर ऑन दे क्रिएटेड अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द म्यूटिनी फॉर इंडियन सोल्जर्स इन 1857। तो देखो, हियर यू हैव टू टेल द रीजंस कि जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है। यहाँ पे जो है एक वर्ड आ रहा है बार बार, म्यूटिनी। तो म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, जब सोल्जर्स के द्वारा अथॉरिटी के, गवर्नमेंट के खिलाफ जो है रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया जाए, तब हम उसको कहते हैं म्यूटिनी। तो बेसिकली इट इज अ रिवॉल्ट। ठीक है। तो लेट अस सी द आंसर। द फॉलोइंग कॉजेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इन इंडिया इन 1857। Number first, the Indian soldiers were given the new Enfield rifles. The cartridges of these rifles were coated with the fat of cows and pigs. The soldiers felt that when they would bite these bullets, it would corrupt their caste and religion. So ये I have explained in the previous question। बहुत ज़्यादा explanation की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको नई एनफील्ड राइफल्स दी गई थी, एंड उन राइफल्स के जो कार्ट्रिजेस थे उनको काओ और पिग के फैट से कोटिंग करी गई थी। ठीक है। एंड सोल्जर्स को ऐसा लगा कि अगर वो इन बुलेट्स को बाइट करते हैं तो ये चीज़ जो है उनके कास्ट और रिलीजन को करप्ट करेगी। सो दिस वाज वन रीजन। सेकेंडली, इन मैनी कैंटोनमेंट्स द इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज द फ्लोर विच वॉज सेड टू हैव द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो कई जगह पर यह भी अफवाह फैली थी, कई जगह पर यह रूमर भी फैला था कि जो फ्लोर है, जो आटा है, उसमें भी ब्रिटिशर्स ने काउज और पिग्स का बोन डस्ट मिक्स किया है। सो दिस वाज वन रीजन। Third is, a law was passed in 1857 according to which the Indian soldiers could be sent across the sea to fight against an enemy. During those days, many Hindu soldiers considered it a sin against the religion to go across the sea. तो ड्यूरिंग 1857 एक लॉ पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि हो सकता है जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको सी के अक्रॉस भेजा जाए, समुद्र के अक्रॉस भेजा जाए किसी युद्ध के लिए। लेकिन उस टाइम के जो हिंदूज थे, उस टाइम के जो हिंदू सोल्जर्स थे, वो ऐसा कंसिडर करते थे कि अगर हम किसी सी को क्रॉस करते हैं, किसी रिवर बॉडी को क्रॉस करते हैं, तो वो एक पाप है। ठीक है। तो ऐसा उनका फेथ था। तो ये भी एक रीजन बना था फॉर द रिवॉल्ट। एंड द नेक्स्ट रीजन इज द इंडियन सोल्जर्स वर maltreated during the parade. The Indians could not bear this humiliation and insult for long. तो चौथा रीजन ये था कि इंडियन सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा माल ट्रीट किया जाता था, उनकी उतनी वैल्यू नहीं करी जाती थी, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है टॉर्चर किया जाता था ड्यूरिंग दी परेड। एंड ये चीज़ इंडियंस को बर्दाश्त नहीं हुई, अपनी ये इंसल्ट इंडियंस ज़्यादा दिनों तक सह नहीं पाए। नेक्स्ट रीजन इज देयर वॉज डिसकंटेंटमेंट among the soldiers, among the Indian soldiers, as they were paid less salary than their counterparts in the British. They also faced difficulty in getting leaves. तो एक और रीज़न ये था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको कम सैलरी दी जाती थी एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये भी थी कि उनको छुट्टियाँ नहीं दी जाती थी, उनको छुट्टी लेने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। Next reason is the British officials often poked fun at the culture and civilization
of the Indian soldiers. So the Indian soldiers wanted to avenge their insult. तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो अक्सर जो है इंडियंस के कल्चर और सिविलाइजेशन का मजाक बनाते थे, उनको पोक करते थे, तो इंडियंस जो है इनसे बदला लेना चाहते थे. एंड अगला रीजन है व्हेन मंगल पांडे अ सोल्जर was given cartridges coated with the fat of cows and pigs, he felt infuriated and killed a British official. So he was sentenced to death for this crime. It spread a wave of anger among all Indian soldiers. As a result, they rose in rebellion against the British. तो एक सोल्जर थे मंगल पांडे जिनको ये कार्ट्रिज दी गई थी वही काऊ और पिग के फैट से कोटेड, ठीक है. एंड उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी एंड उन्होंने गुस्से में आकर फ्यूरियस होकर एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मार दिया. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उनको पनिशमेंट दी गई, उनको भी मार दिया गया. ही वॉज ऑल्सो सेंटेंस्ड टू डेथ. एंड ये चीज़ जब ये न्यूज़ लोगों में फैली तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, उनमें जो है बहुत ज़्यादा एंगर भर गया एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने रिबेलियन कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो दिस वन इज अ लेंदी आंसर एंड ये जो है हमारा बिकॉज चैप्टर का नेम ही है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो वो क्यों हुआ था उसके रीजंस यू शुड नो, ठीक है, पता होने ही होने चाहिए. ये कुछ 6-7 शायद 8 रीजंस हैं. डू लर्न इट, आपको पता होना चाहिए क्या क्या रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ये रिबेलियन हुआ था. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. मैंने सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है and here I have written it in the simple language only, ठीक है. Next question is the national movement in the 20th century draw its inspiration from the events of 1857. Support this statement with examples. तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो हमारा रिवॉल्ट हुआ इंडिपेंडेंस का 1957 में यानी कि 20th सेंचुरी में, इसको जो इंस्पिरेशन मिली थी वो 1857 की इवेंट से मिली थी. इस चीज़ को आपको सपोर्ट करना है एग्जाम्पल्स देके, ठीक है. So let us see the answer. Undoubtedly, the revolt of 1857 did not achieve the desired result. Although it did not succeed, it left a deep and long-term impact on the Indian politics. It created an urge for freedom in the minds of the people. This seed of freedom planted in 1857 yielded its fruit in 1947 when India attained freedom. In fact, it was the first national struggle for freedom wherein the people wanted to get rid of the British rule. ठीक है. सो जो 1857 का रिवॉल्ट था जैसा सोचा गया था उतना रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन इस रिवॉल्ट से क्या हुआ, लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि उनको अब फ्रीडम चाहिए ही चाहिए. इस इंसिडेंट ने, इस रिवॉल्ट ने काफ़ी ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है इंडियन पॉलिटिक्स पे. एंड ये जो सीड बोया गया था उस टाइम पर 1857 में कि हमको आज़ादी चाहिए, इसी चीज़ का रिजल्ट है, इसी चीज़ का फल है कि हमको 1947 में फ्रीडम मिल गया. एंड दैट इज़ द रीज़न कि 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. It prepared a base for the development of modern national movement for independence. Soon the heroic deeds of the heroes of this national struggle for freedom reached every home who became a symbol of the power to the people. ठीक है, लोगों के मन में एक अर्ज आ गई थी कि अब उनको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारे हीरोज थे, नेशनल स्ट्रगल के हीरोज थे, उन्होंने उस चीज़ को फुलफिल कर दिखाया इन 1947. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द म्यूटिनीज वर सो ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया इन 1857. So the answer is the revolt of 1857 was well planned and well coordinated. काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग हमको देखने को मिलती है 1857 के रिवॉल्ट में. तो वो कैसी थी? इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. ए, देयर वॉज कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी बिटवीन सिपॉइज एंड द ऑर्डिनरी पीपल. बोथ वांटेड टू टारगेट द वाइट पीपल. ठीक है, सो जो सोल्जर्स थे और जो कॉमन पीपल थे सभी बहुत ज़्यादा श्योर थे कि उनको वाइट पीपल को टारगेट करना है, ब्रिटिशर्स को टारगेट करना है. तो काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है सोल्जर्स और ऑर्डिनरी पीपल में. सेकेंडली, द रिवॉल्ट गॉट अ टिंच ऑफ लेजिटिमेसी एज इट वॉज कैरीड फॉरवर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया. तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था, एक लेजिटिमेसी मिल गई थी इस रिवॉल्ट को, जब इस रिवॉल्ट को बहादुर शाह जफर के नाम पर कैरीड आउट किया गया, उसको लड़ा गया. ठीक है, जो कि इंडिया के लास्ट मुगल एम्परर थे. ठीक है. थर्ड वन इज द हिंदू एंड द मुस्लिम्स यूनाइटेड एंड रोज टुगेदर अगेंस्ट द वाइट पीपल. तो एक पार्टीशन हमेशा से रहा है इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स का, है ना.
लेकिन इस रिवॉल्ट के टाइम पीरियड पे जो हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे दोनों ही एक साथ आ गए थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है अपने जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको छोड़ करके एक साथ आ गए थे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो कार्ट्रिजेस दी गई थी वो दोनों ही लोगों के रिलीजन को करप्ट कर रही थी। तो दिस वाज आल्सो वन रीजन जिस वजह से जो हिंदू और मुस्लिम है एक साथ आ गए, इनमें यूनिटी आ गई थी। एंड फोर्थली देयर वाज कम्युनिकेशन बिटवीन द सेपोई लाइंस ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स। कैंटोनमेंट्स का हम सिंपल मीनिंग दे तो ये कह सकते हैं जो वेरियस डिफरेंट जगह पर टेंट्स होते थे सोल्जर्स के, जो डिफरेंट लोकेशंस थी सोल्जर्स की जहाँ पर वो रह रहे थे, तो उनमें जो है कम्युनिकेशन था एक कैंटोनमेंट से दूसरे कैंटोनमेंट तक, लोगों के बीच में सोल्जर्स के बीच में जो है किसी तरह का कम्युनिकेशन होता था। तो दीज आर द रीजंस जिस वजह से हमको देखने को मिलता है जो म्यूटिनी है, जो युद्ध है, जो रिवॉल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन राइट योर आंसर। एंड यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एंटायर चैप्टर। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही कवर कर लिया है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत मिसिंग हो, बट ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ इज हेयर। The entire video is very important for you both, so do learn it, do practice each and every question. If you like the video, give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to my channel, and हम मिलेंगे हमारे next video में with another chapter. तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।